नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की व्यथा अभी तक मन के अंदर भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करी। इसमें 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। यह पांचों फैसले पाकिस्तान की आर्थिक कमर तो तोड़ेंगे, लेकिन मन की व्यथा, मन के अंदर का गुस्सा तभी पूरा होगा जैसा कुकर्म उन्होंने यहां किया है, हम वैसा जवाब दें उनको। तब तक मारे जब तक वह बिखर न जाए। पाकिस्तान के जब तक टुकड़े नहीं होंगे, तब तक हर भारतीय की मन की व्यथा ऐसे ही चलती रहेगी। सरकार को आर्मी को लेकर भी यहां अब कुछ काम करना पड़ेगा। वैसे वह विचार कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मन की व्यथा तो यही है कि आर्मी, नेवी और एयर तीनों तरफ से उनको घेरा जाए और ऐसा मारा जाए कि पाकिस्तान विखंडित हो जाए। हम चलिए चर्चा करते हैं इन 5 विषयों पर जो आज सीसीएस में लिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, पांचों फैसले ऐसे हैं, इनमें खासकर जो एक फैसला है वो 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। आप समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं रोका गया है। लेकिन इस बार मामला बहुत आगे जा चुका था। भारत के आम शहरियों को उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई है। अब आप समझिए कितना हीनियस क्राइम यहां पर किया है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। और सीधी बात है, यह आतंकवादी कहीं और से नहीं आए हैं। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, इन सब का यहां पर समर्थन है इनको। कश्मीर के भी लोकल्स मिले होंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, यहाँ जो 5 फैसले लिए गए हैं, इन पांचों फैसलों का आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा अर्थ देखने को मिलेगा। ये 5 फैसले हैं क्या? पहला तो लिया गया है कि इंडस वाटर ट्रीटी इमीडिएट इफेक्ट के साथ खत्म की जाती है। दोनों देशों के बीच में जो सार्क वीजा चल रहा था, उसको यहाँ पे बंद किया जा रहा है। अटारी बॉर्डर के थ्रू जो लोग आ जा सकते थे, वह भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। और उच्चायोग को भी यहां पर बंद करने की बात कही गई है, और जो कमिश्नर्स हैं वहां पर उनकी संख्या 55 से घटाकर 30 करने की बात कही गई है। और कहा गया है कि जो भी सिक्योरिटी एडवाइजर भारत में रह रहे हैं पाकिस्तान के, वो वापस यहां से लौट जाएं 1 हफ्ते के अंदर। इस मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की। भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कालखंड में 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी के थ्रू 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया गया और 3 नदियों का पानी भारत को मिला। झेलम, चिनाब और इंडस, इसका पानी जाता है पाकिस्तान में, जबकि भारत में आता है सतलज, बीस और रावी का पानी। लेकिन अगर हम वॉल्यूम के आधार पर देखें तो पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है। वहां के हाइड्रो प्लांट, वहां का इरिगेशन, वहां का एग्रीकल्चर सब इसी पर डिपेंड करता है। 1965, 1971 और 1999, इन तीनों युद्धों के समय भी इंडस वाटर ट्रीटी को बंद नहीं किया गया था। हर बार मानवता का एग्जाम्पल देकर पाकिस्तानियों को पानी दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी यह घटनाक्रम रुका क्या? उसके बाद भी लगातार भारत में बंद भांके होते रहे। आम सिविलियंस को मारा गया, सैनिकों को मारा गया, उसके बाद भी वह पानी पिए। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। खून रोको, पानी ले जाओ। लेकिन अब शायद चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी को यहां सस्पेंड करना पड़ता, और वह भारतीय सरकार ने यहां पर किया है। पाकिस्तान की आर्थिक कमर यहां से पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट के खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के पास कोई और रिवर है नहीं। जो पानी आता है इंडस के थ्रू ही आता है। कई लोग यह आशंका बता रहे हैं कि तिब्बत हमारा पानी रोक लेगा। तिब्बत हमारा पानी क्या रोकेगा? सतलज और इंडस, यही 2 मेन रिवर आ रही है ना तिब्बत से। बाकी 4 रिवर भारत की अपनी है। कहां से पानी रोकोगे? बाकी रही बात ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र का 80% पानी अरुणाचल प्रदेश से आता है। वहां क्या कर लोगे तुम हमारा? 20% पानी है सांगपो में। बाकी जो पूरा पानी है वो अरुणाचल में दिहांग और दिबांग रिवर से आता है। बात स्पष्ट है, तिब्बत जितना रोकना चाहे रोक ले पानी, लेकिन हमारे पास पानी की कमी नहीं है। यहां सीधी बात है, पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़नी जरूरी है, क्योंकि जो पैसा उसको मिलता है वह उसका उपयोग करता है भारत के खिलाफ आतंकवाद में। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने जो ट्रीटी साइन की थी, उस ट्रीटी को यहां अंत करने का समय आ चुका है, और वह अंत किया गया है। कब तक हम अपने आम लोगों के मरने का इंतजार करते रहेंगे? कब तक भारतीय सैनिक शहीद होते रहेंगे? ऐसे में खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी को बंद करके पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ने का पूरा प्रयास यहां पर किया जा चुका है।
पाकिस्तान की आर्थिक कमर तो वैसे भी बलूचिस्तान से टूटी हुई है। पाकिस्तान की जनसंख्या केवल 10% बलूचिस्तान में है, लेकिन संसाधन 80% बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान को तो पाकिस्तानी सरकार मान चुकी, उनके नियंत्रण में रह नहीं गया। चाइना तक भाग खड़ा हुआ है सीपेक को छोड़कर कि ग्वादर पोर्ट हमारे कब्जे में है नहीं, कैसे भी करके इसको रोकना पड़ेगा। और बलूच आर्मी पूरे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हावी हो चुकी है। इधर आप देखेंगे केपीके खैबर पख्तून में, वहां पर तो तालिबान लगातार हमला कर रहा है। वह भी जाएगा इनके हाथ से, बहुत नहीं बचने वाला। सीधी बात है, पैसा है तो ये काम कर ले रहे हो, पैसा नहीं रहेगा तो ये काम करोगे कहां से। आटा खरीदने की औकात नहीं है। जो थोड़ा बहुत पैसा तुम लोग को मिलता है चुंगी लेकर, कि यहाँ का सामान वहां जाता है, तुम बीच में चुंगी लपेटते हो, उस चुंगी के दम पे तुम यहाँ पर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला कर रहे हो, इसका जवाब अब लिया जाएगा। सेकंड है वीजा। जी हाँ, कई बार ऐसा हुआ है कि वीजा रद्द किया गया है। इसमें से कुछ इवेंट थे, जैसे कि जब कारगिल युद्ध हुआ था उसके बाद वीजा रोका गया। फिर उसके बाद जब 26/11 हुआ था भारत में, तब वीजा रोका गया। उरी और पुलवामा के हमले के बाद वीजा रोका गया। फिर उसके बाद जब अभी कोरोना का टाइम था तो वहां पर सस्पेंडेड किया कुछ दिनों के लिए वीजा, लेकिन वो अलग कारण था। हर बार वीजा रोकने के बाद हम तुमको फिर से मोहलत देते हैं, लेकिन तुम फिर आकर यहां काम करके और फिर यहां से ही तुम इंफॉर्मेशन लेके जाते हो। कई लोग यह बोल के आते हैं कि भारत में हमारे सगे संबंधी रहते हैं, उसी के नाम पे स्लीपर सेल बन के आते हो तुम यहां पर, और फिर उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए रेकी करने के लिए भारत लोग आए हैं वीजा लेकर, और फिर उसके बाद भारत को एक नया घाव देकर गए हैं। ऐसे में इस वीजा को रोकना भी बहुत जरूरी हो चुका था, और यह वीजा यहां पर रोक दिया गया है। जिस समय पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड तो बंद हो चुका था, लेकिन अटारी बॉर्डर फिर भी खुला था। भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड जो होता है वो किसी तीसरे कंट्री से होता है। लेट अस सपोज कि हमने यूएई को सामान भेजा, यूएई से वो पाकिस्तान गया, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे बीच में सीधा व्यापार जो होता था, थोड़ा बहुत जो बचा था, लगभग $6 बिलियन का व्यापार होता है भारत पाकिस्तान में, वह अटारी बॉर्डर के थ्रू होता है। लोग वहां पे पैदल ही आते हैं और सामान बेचते हैं, चले जाते हैं। उन लोग को भी कहा गया है कि भैया आपके पास अब समय कम है, अटारी बॉर्डर बंद हो रहा है, आप जल्दी से लौट जाओ, आपका यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। अटारी बॉर्डर को इमीडिएट तरीके से यहाँ पर बंद किया गया, और वहां पर जो अटारी बॉर्डर पे होता है ना बीएसएफ के माध्यम से, वो तो नौटंकी बहुत पहले बंद होनी चाहिए थी। वो वहां पर क्यों होती, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमें नहीं रखनी भाई पाकिस्तान से दोस्ती, हमें नहीं नहीं चाहिए अमन की आशा। पाकिस्तान एक ऐसा कुत्ता है जिसकी पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, चाहे कितने साल भी आप उसको नली में रखे रहो। वह हमेशा डंडे की ही भाषा समझेगा। जैसे गली कुत्ता होता है ना, कोई कुत्ता ऐसा होता है जो बिना लात खाए कहीं जाता नहीं है। वो वही काम करेगा, जितना आप उसको मारोगे वो सीधा रहेगा। ये हर बार हमारे यहाँ आते हैं, आतंकवादी हमला करते हैं और चले जाते हैं। हर बार हम इनको छोड़ देते हैं, या कई बार हम डिप्लोमेसी का सहारा लेते हैं। जब हम उरी और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक किए, उसको भी डिनाई कर रहे थे। इस बार ऐसा जवाब देना है कि ये डिनाई ना कर पाए। इंडस वाटर ट्रीटी तो ऐसा पहला जवाब है कि भूखों मरेंगे ये, खाने कुछ नहीं मिलने वाला इनको। उसके अलावा उच्चायुक्त, भाई एम्बेसी तो बंद करनी ही चाहिए, और एम्बेसी अब बंद होगी। रिश्ते ही खत्म होने चाहिए। हर तरफ से घेरो, इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनना चाहिए। अब इस समय तो आप सोचिए कि आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन अभी भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके बीच में वार्ता चल रही है। इसका मतलब आने वाले समय में कुछ बड़ा आपको देखने को मिलेगा। हमें इस बार जवाब चाहिए, और ऐसा जवाब चाहिए ना कि पाकिस्तान दोबारा सर उठा के देख ना पाए। नाग को कमजोर हाथ में नहीं छोड़ते, उसको कुचल देना चाहिए, और इस बार कुचला ही जाएगा। हमारी आर्मी को पूरी स्वतंत्रता इस बार होनी चाहिए। हमने 2 बार गलतियां की हैं। 1965 में हम लाहौर तक जीत गए थे, फिर ताशकंद समझौते में हमने अपना प्रधानमंत्री भी खोया, और पाकिस्तान से जीते हुए लैंड को भी हमने खोया। आज ये पाकिस्तान क्लेम करता है कि 65 की लड़ाई हम लोग जीते हुए हैं। अरे खाक जीते हुए तुम लोग, कुछ नहीं जीत पाए हो तुम वहां पर।
हमने वहां प्रधानमंत्री भी अपना खो दिया। श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में। उसके बाद 1971 यहां पर भी बांग्लादेश को हम मिला सकते थे, हमने फिर वो मौका खोया। 1999 दौड़ा के मार रहे थे हम पाकिस्तानियों को, लेकिन फिर अचानक से हमारी मानवता जागती है और कहते हैं कि एलओसी पार नहीं करना। अरे उस समय पाकर के एलओसी फ्री हो गया होता। हर बार हम यह सोचते हैं कि पाकिस्तान ठीक है, सुधर जाएगा, हम समझौता एक्सप्रेस चलाते हैं, हम बस चलाते हैं, हम व्यापार करते हैं और हर बार हमको वही मिलता है, एक और आतंकवादी हमला। हर बार कोशिश की गई कि तुम्हारे साथ रिलेशन हमारे अच्छे हो जाएं। जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, साग की बैठक में सबसे पहले बुलाए थे उन्होंने नवाज शरीफ को, अपने जब उनका शपथ ग्रहण समारोह था उसमें बुलाया गया था, आपके घर गए थे, लेकिन फिर भी नहीं सुधरे। तो अब वो समय आ गया है जहां से अब जवाब हमको देना पड़ेगा, और ऐसा जवाब कि अगले 100 साल तक ऐसा कुछ भी करने पर पाकिस्तानियों की रूह कांप जाए। सीधी बात है। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।